सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि जो नई वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप उनको देख सके। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें हम अरस्तु पढ़ रहे हैं। प्लेटो है, इसको हमने पढ़ लिया है। हम अरस्तु पढ़ रहे हैं। अरस्तु का मैंने आपको बताया था, इसका जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? स्टिग्रा नामक मकदूनिया के स्टिग्रा नामक तट पर हुआ था। और अरस्तु है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 322 ईस्वी पूर्व में। ये हम पिछली हमारी जो क्लास है इसमें मैं आपको बता चुका हूँ। अरस्तु है, इसकी जो शिक्षण संस्था है इसका क्या नाम था, ये भी मैं आपको पिछली क्लास में क्या कर सका हूँ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। लिसियम, लिसियम है प्लेटो की एकेडमी थी। और अरस्तु की जो स्कूल था या विद्यालय था या शैक्षणिक संस्था था उसका नाम क्या था? लिसियम था। तो हम आज अरस्तु के आगे के जो विचार है उसके बारे में पढ़ेंगे। परिवार का विचार अरस्तु का है, वो परिवार से संबंधित अरस्तु है, इसका क्या विचार है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि परिवार से संबंधित अरस्तु है वो क्या विचार रखते थे। परिवार का विचार है, अरस्तु ने परिवार को, प्लेटो ने हमने पढ़ा था, प्लेटो ने परिवार को महत्व नहीं दिया। पहले जो दो वर्ग है जिनको अभिभावक वर्ग कहा था, प्लेटो ने क्या कहा था? अभिभावक वर्ग कहा था। अभिभावक वर्ग में कौन कौन से आए थे? एक तो दार्शनिक राजा वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। इनके लिए उसने परिवार की, संपत्ति की, संतान की, इसकी क्या की थी? मनाही की थी। परंतु परिवार से संबंधित जो अरस्तु का विचार है वो क्या है? अरस्तु ने परिवार को क्या दिया है? महत्व दिया है। अरस्तु कहता है कि परिवार होना चाहिए। अरस्तु परिवार की बात करता है कि व्यक्ति का परिवार होना चाहिए। परिवार में अरस्तु ने, अब परिवार में अरस्तु ने किसको किसको शामिल किया है? पति पत्नी, परिवार में अरस्तु है वो पति पत्नी, बच्चे व दास। वह, क्योंकि अरस्तु के समय क्या थी? दास प्रथा प्रचलित थी, इसलिए ये मानता है कि परिवार में कौन कौन होते हैं? तो पति पत्नी, उनके बच्चे और उनके दास, उनके गुलाम है वो क्या होते हैं? परिवार के सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है अरस्तु अपने परिवार में किन किन को शामिल करता है? तो पति पत्नी, बच्चे व दास, इसमें ये परिवार है, परिवार के सदस्य मानता है। इस बात का ध्यान रखना। इनमें से कौन अरस्तु के अनुसार परिवार में सदस्य नहीं है या परिवार में सदस्य नहीं मानता है? तो इनको छोड़ के जो आएगा, पति पत्नी, बच्चे और दास को छोड़ के आएगा, वो अरस्तु के परिवार का सदस्य नहीं होगा। परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी, बच्चे व दासों को शामिल किया है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु परिवार को क्या मानता है? अरस्तु परिवार को स्वाभाविक संस्था मानता है। स्वाभाविक, अरस्तु है परिवार को स्वाभाविक संस्था मानता है। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। और परिवार का मुखिया कौन होता है? परिवार का मुखिया कौन होता है? तो परिवार का मुखिया कौन होता है? पति होता है। अरस्तु ने अपने परिवार में पति पत्नी, बच्चे व दास को परिवार का सदस्य मानता है। परिवार को अरस्तु है वो स्वाभाविक संस्था मानता है। और परिवार का मुखिया आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। अरस्तु के परिवार में मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है? पति होता है। इस बात का ध्यान रखना है। परिवार का मुखिया पति होता है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। जिसमें क्या होता है? हमने जब प्लेटो को पढ़ा था तो उसने बताया था कि मानवीय आत्मा में प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं: विवेक, साहस या शौर्य, ईर्ष्या या तृष्णा। तो प्लेटो के, अरस्तु के अनुसार जो परिवार का मुखिया होता है वो पति होता है। और पति में विवेक जो गुण है उसकी क्या होती है? प्रधानता होती है। इनमें पति पत्नी, बच्चे, दास है, ये परिवार के सदस्य होते हैं। और इन सब में मुखिया पति को मानता है। और पति में क्या होता है? विवेक, विवेकशीलता अधिक पाई जाती है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है। पत्नी में है वो विवेक तो होता है, पर पति की तुलना में क्या होता है? अल्प विवेक होता है। पत्नी में विवेक तो होता है परंतु पति की तुलना में क्या होता है? अल्प होता है, थोड़ा होता है। जबकि बच्चों में विवेक है वो अविकसित होता है। जबकि बच्चों में विवेक इस समय क्या नहीं होता है? विकसित नहीं हो पाता है, अविकसित होता है।
ध्यान रखना है, विवेक पूछ ले तो पति में विवेक होता है, पत्नी में अल्प विवेक होता है, बच्चों में क्या होता है, अविकसित होता है। और अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति क्या नहीं होती, समान नहीं होती। अरस्तु परिवार में सभी की स्थिति क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सबकी स्थिति क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। समान कैसे नहीं होती है? क्योंकि विवेक सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, पति में। तो जिस प्रकार से इनमें विवेक पाया जाता है उन्हीं के अनुसार उसमें क्या होती है, उनके परिवार में उनकी स्थिति होती है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका क्या होती है, अलग अलग होती है। मुखिया मतलब पति, परिवार का मुखिया कौन होता है, पति होता है। और ये परिवार के प्रत्येक सदस्य को क्या करता है, अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से उसमें विवेक की प्रधानता होती है उसी अनुसार उन्हें क्या करता है, निर्देशित, गाइड करता है। तो जिस प्रकार से पत्नी में अल्प विवेक होता है, बच्चों है वो अविकसित होते हैं, और दास है इसमें विवेक नहीं होता है, तो इन उसी की जिस प्रकार से उनमें विवेक होता है उन्हीं के अनुसार उन्हें क्या करता है, निर्देशित करता है। डनिंग एक विचारक है, डनिंग। डनिंग एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। ये कहता है जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका है वो संवैधानिक सलाहकार की होती है। डनिंग कहता है कि जब अरस्तु पति पत्नी को, मतलब पति है वो पत्नी को, या परिवार का मुखिया अपनी पत्नी को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका क्या होती है, संवैधानिक सलाहकार होती है। किसने आया हुआ है कि डनिंग के अनुसार, या किस विचारक ने कहा था, डनिंग ने कहा है जब पति पत्नी को है वो निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका किस प्रकार की होती है, सलाहकार की होती है। पिता पुत्र को निर्देशित करता है, पिता यहाँ पर बच्चों को, या पिता अगर पुत्र को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका क्या होती है, अधिनायकवादी होती है। क्या होती है, अधिनायकवादी। अधिनायक का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सब शक्तियाँ। जबकि मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका क्या होती है, निरंकुश होती है। जबकि दास को अगर करता है तो मालिक की भूमिका क्या होती है, निरंकुश होती है। निरंकुश होती है। इस बात का ध्यान रखना है। हमने अरस्तु का परिवार का विचार पढ़ रहे हैं। इसने कहा कि परिवार में कौन कौन होते हैं, तो पति पत्नी बच्चे व दास परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार वो स्वाभाविक संस्था है, ठीक है। मुख्य है वो कौन होता है, तो पति होता है, जिसमें विवेक की प्रधानता अधिक पाई जाती है। पत्नी में अल्प विवेक होता है, बच्चों में अविकसित होता है, और दास में विवेक का तत्व नहीं पाया जाता है। अब ये कहता है परिवार में सबकी स्थिति समान नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से विवेक का गुण पाया जाता है उसी प्रकार से उसकी, भाई जैसे मुख्य है तो उसकी क्या है, परिवार में समानजन की स्थिति है। तो डनिंग कहता है मुख्य है वो सबको निर्देशित करता है। अब अगर पति पत्नी को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका कैसी होगी, संवैधानिक सलाहकार की। पिता अगर पुत्र को निर्देशित करता है तो कैसी होगी, अधिनायकवादी। और अगर दास मतलब मालिक है, अगर वो दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका कैसी होगी, निरंकुश होगी। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछे गए हैं। पत्नी को अगर निर्देशित करता है तो संवैधानिक सलाहकार की, पुत्र को अगर पिता निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी की, और अगर मालिक है वो दास को निर्देशित करता है तो कैसी होगी, निरंकुश। इस बात का ध्यान रखना है। ये वर्गीकरण किसने किया है, डनिंग ने किया है। नाम याद रखना है किसका, डनिंग का। तो ये बात ध्यान रखना है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। अरस्तु कहता है कि राज्य पर जो नागरिकों का शासन है, या नागरिकों पर शासन या राज्य का शासन से परिवार का शासन है, वो क्या है, भिन्न है। दोनों एक समान नहीं है। दोनों क्या नहीं है, एक समान नहीं है। ये बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया, जो कि प्लेटो ने क्या कहा है, मुखिया का शासन है वो राजा का सभी नागरिकों में समान होता है। प्लेटो ने इसका क्या किया है, खंडन किया है। प्लेटो के इस सिद्धांत का कि सभी पर समान व्यवहार, इसका अरस्तु ने क्या किया है, अरस्तु ने इसका खंडन किया है। क्योंकि अरस्तु सभी व्यक्तियों को समान नहीं मानता है। अरस्तु मानता है कि किसी व्यक्ति के पास पद और योग्यता
जिस प्रकार की उसकी भूमिका है, उस व्यक्ति में जिस प्रकार की क्षमता है, जिस प्रकार का वो काम करता है, उसी के अनुसार उसको पद मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उसकी योग्यता है उसी के अनुसार उसको पद मिलना चाहिए। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है। परिवार में यह अरस्तु कहता है कि परिवार में जो पति है इसका पत्नी पर शासन क्या होता है, स्थायी होता है। अरस्तु कहता है कि परिवार में जो पति का है वो पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता। जबकि राजा का नागरिकों पर, आज राजा है कल नहीं होगा, दूसरा बनेगा, परंतु पति तो वही रहेगा। इसलिए पति का शासन तो स्थायी है पर राजा का शासन क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। इस प्रकार ये प्लेटो के सिद्धांत का खंडन करता है। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना है। ये बोलता है अरस्तु कि परिवार है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो परिवार का मूल उद्देश्य है वो भौतिक जो आवश्यकताएं हैं, परिवार का मूल उद्देश्य है भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। परिवार का मूल उद्देश्य है भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होती है। अरस्तु मानता है कि परिवार की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कहाँ होती है, उनकी पूर्ति है वो परिवार में ही होती है। तो ये मानता है कि परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करना है या पूर्ति करना है, जबकि राज्य द्वारा परिवार में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि राज्य द्वारा किसकी होती है, नैतिक आवश्यकताओं का प्रबंध होता है या नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बात क्वेश्चन आया हुआ है कि परिवार में किन आवश्यकताओं उद्देश्य क्या है, तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और राज्य में किन नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना है। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है। हमने पढ़ लिया, जब हमने पढ़ा है कि परिवार का मुखिया जो पत्नी के प्रति संवैधानिक सलाहकार की भूमिका होती है, पिता पुत्र की अधिनायकवादी होती है, और दास की क्या होती है, मालिक है, इसकी निरंकुश होती है। तो इसका ध्यान रखना है। अलग अलग लोगों के लिए इसके निर्देश वो भिन्न होते हैं, जबकि राज्य का निर्देश सभी पर क्या होता है, समान रूप से लागू होता है। परिवार में हमने पढ़ा पत्नी की है वो अलग होती है, पुत्र की है, बेटों से उनका व्यवहार निर्देश देने का अलग होता है, जबकि राज्य में सभी में क्या होता है, सम्मान होता है। राज्य इस प्रकार के नियम बनाएगा तो सभी पर क्या होगा, एक समान रूप से लागू होंगे। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है। अरस्तु कहता है राज्य का निर्माण राज्य का निर्माण परिवार, हमने पढ़ा परिवार में पति पत्नी बच्चे और दास होंगे, तो परिवार से क्या होंगे, गांव, और गांव से फिर क्या बनेगा, राज्य। ये बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है। राज्य का निर्माण है वो परिवार गांव से मिलकर होता है। अतः राज्य परिवार व गांव से गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से क्या है, भिन्न है। इसलिए राज्य वो परिवार और गांव से भिन्न है। परिवार का महत्व है, परिवार की इंपॉर्टेंस क्या बताता है अरस्तु, परिवार का क्या महत्व है। प्लेटो को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो प्लेटो ने दो जो अभिभावक मैंने आपको बताया था, जिसमें एक कौन आता है, दार्शनिक राजा और दूसरा कौन आता है, सैनिक। इनको प्लेटो अभिभावक वर्ग मानता है और इनके लिए वो परिवार मानता ही नहीं। इनके लिए बोलता है इनके लिए निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, इनकी पत्नी भी नहीं होनी चाहिए, और इनकी पत्नी नहीं होगी इनके बच्चे नहीं होंगे। तो इनका पत्नी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, इनका परिवार नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा हमारे माता पिता कौन है। तो परिवार का महत्व बताया है। परिवार का मुख्य होना राज्य के शासक होने से अलग है। ये बता रहा है कि परिवार का जो मुखिया होना है वो राज्य का शासक होने या राजा से क्या है, अलग है। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों हमने बताया था परिवार के अंदर जो मुखिया होता है उसकी अलग सदस्यों के लिए अलग अलग निर्देश होते हैं, जबकि राजा का पूरे राज्य पर क्या होता है, एक ही होता है। इस बात का ध्यान रखना है। परिवार में प्रेम व नैतिकता के गुणों का विकास होता है। परिवार में प्रेम व नैतिकता, परिवार में आपस में सदस्यों का प्रेम व नैतिकता के जो गुण है उनका विकास कहाँ होता है, परिवार में होता है। ये गुण है। तो परिवार में प्रेम व नैतिकता के गुणों का विकास होता है। परिवार में बच्चों को भविष्य का नागरिक बनने की शिक्षा मिलती है। बच्चे हैं, इसको भविष्य का नागरिक बनने की शिक्षा है वो कहाँ मिलती है, क्योंकि बच्चे कहाँ निवास करते हैं, परिवार में। तो इन गुणों का विकास होता है बच्चों में। जिस प्रकार के वो माहौल में रहेंगे उसी प्रकार के गुणों का उनके पास क्या होगा, विकास होगा। मुखिया को घर के प्रबंध का ज्ञान मिलता है, जो भविष्य में राज्य के प्रबंध में सहायक हो सकता है। जो परिवार का मुखिया है वो पति है, और इसको घर का प्रबंध करने का, घर का मैनेजमेंट करने का है वो क्या मिलता है, वो ज्ञान मिलता है या मौका मिलता है इनको
मुखिया को घर के प्रबंध का, कि भाई घर को मैनेजमेंट कैसे करना है, इस बात का मैनेजमेंट करने का ज्ञान मिलता है। और हो सकता है उसको आगे राज्य के जो भूमिका है उसमें भी क्या ले सहयोग के रूप में ले सके। तो मुखिया को घर के प्रबंध का ज्ञान मिलता है, जो भविष्य में राज्य के प्रबंध में भी क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को सही ढंग से मैनेज करता है तो उसको आगे राज्य की जो राजकाज का कार्य है उसमें भी उसका सहयोग लिया जा सकता है। परिवार के द्वारा दासों में अच्छाई, और परिवार के द्वारा ही जो ये दास है इनमें क्या होता है, अच्छाई का विकास होता है। ये भी अगर परिवार में रहते हैं तो इनमें भी क्या है, प्रेम और नैतिकता का क्या होता है, विकास होता है। ये बात, ऐसी बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है। तो अरस्तु के बारे में हमने आज परिवार का विचार पढ़ा। अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें हम अरस्तु का दास प्रथा का जो है, दास प्रथा से संबंधित अरस्तु का विचार क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने परिवार का जो जिस पारिवारिक जो व्यवस्था है इसको अभिभावक वर्ग के लिए प्लेटो ने नकार दिया था, उसकी वापस बात कौन करता है, अरस्तु करता है। और हमने दोनों का इनका जो कारण भी पढ़ा। और ये अपने को ध्यान रखना है, परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो पति पत्नी बच्चे दास होते हैं परिवार के सदस्य, और इनको वो अलग अलग ढंग से क्या देता है, निर्देश देता है। अगर डनिंग कहता है, अगर अरस्तु के अनुसार अगर पत्नी को निर्देश देगा तो उसकी संवैधानिक सलाहकार की भूमिका होगी, अगर पिता पुत्र को देगा तो अधिनायकवादी होगी, और अगर दास को देगा तो निरंकुश होगा। ठीक है। और हमने पढ़ा राज्य, नागरिकों, परिवार है, इनके दोनों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब इसका परिवार का उद्देश्य होता है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जबकि राज्य का क्या है, नैतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना उद्देश्य होता है। राज्य का निर्माण है वो परिवारों से मिलकर क्या बनता है, गांव, और गांव से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। और परिवार का महत्व यही है, इसमें जो मुख्य होता है वो क्या है, परिवार को मैनेज करने का उसमें ज्ञान आता है, और आगे चलकर वो राज्य में भी अपनी भूमिका क्या कर सकता है, निभा सकता है। और प्रेम और नैतिकता, परिवार में रहने वाले सदस्यों में इसका क्या होता है, विकास होता है। तो हमने अरस्तु के जो परिवार के विचार है उसके बारे में है अध्ययन किया है। आगे की क्लास में हम दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो, और इन 5 सत्य विचारों को 2-4 बार पढ़ते रहो। पढ़ने से आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।